कौन पत्रकारिता नहीं करता है? हम कौन लोग हैं, क्या है, हमारी व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, बेईमान है, दलाल है, क्या है, सिस्टम जानता है लेकिन वहां बात नहीं करता है। इस बात को करवाने की आवश्यकता है। अगर ये बात होगी तो आवासीय समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ये बात होगी तो पत्रकारों के हितों को लेकर के जो भार्गव साहब ने यहाँ पर कहा, अपने प्रदेश में कोई चिंता नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी यहाँ पर सहमत होंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना जब हुई है, उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन चला तो 1994 में इस पूरे प्रदेश में शायद 140 पत्रकार थे। आप जानते हैं कि शहर में, इस राज्य में 2000 से ज्यादा आंदोलनकारी घोषित किए गए, पत्रकार उसमें शामिल नहीं किए गए। मुझे इस बात को कहने में कतई गुरेज नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पत्रकार घोषित किया गया, जो एक्चुअल जर्नलिस्ट थे वो क्यों नहीं, कौन कह रहे हैं? इनकी बात को कहने का अवसर कहाँ है? ये अवसर है। और आप हमारे अतिथि रूप में यहाँ विराजमान हैं। हमारी अपेक्षा है, कितनी शर्मनाक बात होगी, सब जानते हैं इस बात को। उत्तराखंड आंदोलनकारी की श्रेणी में आए, आप जानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज से 15 साल बाद उस चरित्र का आदमी जब फ्लैग होस्टिंग कर रहा होगा, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के मौके पर झंडा रोहण कर रहा होगा, और उस समय का एक्टिव पत्रकार जो उस समय 70 साल की उम्र में होगा और ताली बजा रहा होगा, कितनी शर्मनाक बात होगी उस पत्रकार के लिए। डूब मरने वाली बात होगी कि कौन फ्लैग होस्टिंग करता है और कौन आंदोलनकारी था। इसकी मीमांसा किए जाने की आवश्यकता है, इस पर बात किए जाने की आवश्यकता है। कौन करेगा बात? कहीं से तो शुरू हो। आप नए नौजवान साथी हैं, आप हमारे समकालीन साथी हैं, आप सारी बातों को बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। आप इस बात को जितने बेहतर, क्योंकि हम कहेंगे हम उसके एक पक्ष हैं, इसलिए हम उसके हितार्थी हैं, ये माना जाएगा कि अपने हित की बात कर रहा है। लेकिन आप बात करेंगे तो आप राजनीति के चेहरे हैं, किसी पक्ष की बात कर रहे होंगे तो ये पक्ष उठना चाहिए, उभरना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। क्या ये राज्य उन 140 लोगों के सम्मान करने की स्थिति में नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये तर्कसंगत बातें हैं जी। तो ये बातें थी। मैं इस सत्र के समापन में अध्यक्षीय वक्तव्य से पहले जनरल साहब से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात करने का करें। अध्यक्ष जी बैठे हैं। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान था, हमने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आंदोलन जो उत्तराखंड राज्य बना उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उत्तराखंड के पत्रकार और उन पत्रकारों का जो कस्बे में पत्रकारिता करते थे, गाँव में पत्रकारिता करते थे, लोगों को उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ने में उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। और निश्चित रूप से जो अभी आपने बात कही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, प्रदेश की सरकार से, अपने संगठन से बिल्कुल मैं माननीय अध्यक्ष के सामने वादा करता हूँ, सारी बात रखूंगा। पत्रकार जिस स्थिति में रहते हैं, हम सब उस स्थिति को समझते हैं और हम सब लोग आज ही उत्तराखंड में रह रहे हैं। उत्तराखंड वास्तव में उसमें बहुत बड़ा योगदान पत्रकारों का, और उत्तराखंड की जो महान जनता है उस पत्रकारों के योगदान को कभी नहीं भूल सकती। आपका बहुत 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 धन्यवाद जिंदर साहब। और इस अधिवेशन से ये बात सरकार तक पहुंच सकेगी तो हमें लगता है कि ये सिर्फ किसी एक संगठन का नहीं, पूरे पत्रकारों के हितों का मामला है, सभी का मामला है। उन पत्रकारों का भी जो बोल नहीं सकते, उन पत्रकारों का भी जो बोलना भी नहीं चाहते, उनकी भी बात आपके माध्यम से पहुंच जाएगी। मैं इस सत्र के समापन के लिए और सभी महानुभाव देवी सज्जनों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं JCWJ के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान शंकर शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। कोशिश बहुत की थी समय बहुत कम मिला, तो इसलिए जो व्यवस्थाएं हो गई हैं तो मेरे सभी से आगे है कि उनको नजरअंदाज करें, उनको अन्यथा न लेकर के एक संगठन के रूप में, क्योंकि हम संगठन के रूप में काम कर रहे हैं और संगठन ऊपर भी कर रहे हैं, तो होती रहती है व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत, तो उसके लिए ना सोचें। मैं इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा जलपान है सूचना में आप जरा वो करें। दूसरा सत्र 1 घंटे बाद हम शुरू करेंगे, उसमें हमारे संगठन को लेकर चर्चा होगी, राष्ट्रीय संगठन को लेकर चर्चा होगी और कल के लिए क्या करना है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से जब वो रोज में थे तो डर के लाइट चली गई, और जब उनको
ये रूस आया कि यार लाइट नहीं है तो फिर से लाइट आ गई। सबसे बड़ी चुनौती आज पत्रकारिता की यही है। सरकार जब जोश में होती है तो पत्रकारिता के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है, और सरकार जब तक होश में आती है तब तक पत्रकार की पत्रकारिता कुंठित हो चुकी होती है। तो चुनौतियां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी पत्रकारिता के जमाने में आज जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से ताजी खबरें 5-5 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है। जब प्रिंट मीडिया होता तो ब्रेकिंग न्यूज कई सालों में महीनों में बना करती थी। मुझे याद है जब शास्त्री का निधन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का पासपोर्ट में, तो 2 दिन बाद हिंदुस्तान को खबर लगी थी, क्योंकि साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। 82 तक फैक्स से समाचार हम भेजा करते थे और फैक्स का खर्च हर पत्रकार नहीं उठा सकता। इसके पहले पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि उसको अपने लिखे का प्रूफ पढ़ना है और प्रूफ में जो गलतियां हैं उसको सुधारना है। प्रिंट मीडिया का जमाना था, मेरी आवाज से नहीं डरेगा, प्रिंट मीडिया का जमाना था और कंपोजिंग भी सीखना पड़ता था। टाइप राइटिंग तो मस्त था, यानी टाइप राइटिंग तो आपको आना ही चाहिए। अगर टाइप राइटिंग आपको नहीं आती तो आप पत्रकार बन ही नहीं सकते थे। तो कंपोजिंग से लेके प्रूफ पढ़ने से लेकर के और अखबार छप के जब आ जाएगा तब उसको आप फाइनल करेंगे। अगर गलती रह गई है तो सुबह अखबार के दफ्तर में अखबार मालिक जो सबसे पहले मीटिंग लेता है 10 से 11 के बीच में, सभी रिपोर्टर्स की होती है, तो उसमें आपको 4 बातें सुनना पड़ेगी। उसके बाद आलम ये था कि जैसे सरकारी कर्मचारी को पहले तनख्वाह मिला करती थी, यानी तन को खाने के लिए जितना पूरा हो जाए उसको तनख्वाह बोलते थे। बाद में वो वेतन हो गया, यानी आदमी को इतना मिलता है कि वो शरीर का उसके पता ही नहीं रहता है कि इसके लिए कपड़े खरीदूं, इसके लिए क्या खरीदूं। आज वो वेतन हो गया है। वर्तमान में पत्रकार की हालत ये है कि अब उसको पे बोलते हैं। पे यानी जो आए वो दे दो। आने के लिए 10 तारीख का 1 से 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है और जाने के लिए 15 के पहले वो चला जाता है। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसका नाम सैलरी रख दिया। कहाँ से लिया? जो लोग व्यापारिक प्रतिनिधि हैं पत्रकारों में वो जानते होंगे कि साबुन जब बनाई जाती है या डिटर्जेंट बनाया जाता है उसमें एक सेरई मिलाया जाता है। जिसमें सेरई नहीं होगा तो झाग नहीं देगा। तो आज वो सैलरी सेरई से आया है और वो सिर्फ झाग देता है, यानी आदमी का जीवन यापन मुश्किल है। हमने वेतन आयोग बनवाई, वेतन आयोग ने सिफारिश की, अखबार मालिकों ने झूठे शपथ पत्र दे दिए कि हमारे यहाँ वेतन आयोग का हमने लागू कर दिया है। यानी स्टार्टिंग सैलरी अगर वो अखबारों में चपरासी भी है तो 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी थी। आज कितना मिलता है उसको? और उसका असर क्या हुआ? पिछले महीने मेरी चर्चा हुई थी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से। उनका कहना था अब हम कोई वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। उसकी वजह है कि पत्रकारों का नुकसान हो गया। अखबार मालिकों ने उनको नौकरी से निकाल दिया कि हम ये वेतन आयोग नहीं दे सकते, और आज वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने लगे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितना आप काम करेंगे मूल्यांकन उनको करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट से भी कम मिलेगा। तो पत्रकारिता में चुनौती की जहाँ तक बात है, पत्रकार होना ही अपने आप में एक चुनौती है। और पत्रकारिता का जो सिद्धांत होता है वो परमानेंट अपोजिशन होता है, यानी हमेशा स्थायी विपक्ष है। रूलिंग पार्टी के लिए स्थायी विपक्ष अगर रहेगा
तो स्वच्छ पत्रकारिता होगी और विपक्ष में रह करके आलोचना नहीं, समालोचना, जिसको सकारात्मक आलोचना बोलते हैं, यानी नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। अगर कहीं कोई काम हुआ है, मान लीजिए जैसे कहीं बांध बन रहा है और उस बांध से उन किसानों की आजीविका का साधन, अगर वो जमीन जा रही है और उनका पुनर्वास सही नहीं हो रहा है, उसमें अगर आप आलोचना करेंगे तो वो समालोचना होगी, वो आलोचना नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकारिता हमेशा विपक्ष होती है, परमानेंट अपोजिशन होता है और सरकारें इससे नाराज हो जाती हैं, क्यों सरकारों को ठकुर सुहाती चाहिए। पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की। अगर उसने सच्चाई लिख दी, कई बार सच्चाई ऐसी होती है, हमको मालूम है कि अगर हम सच्चाई कहेंगे बात सही है, सच्चाई है, लेकिन वो नुकसानदायक है। जैसे माँ जानती है कि बच्चे को अगर बदन में फोड़ा हो गया है तो चीरा लगवाने से ये फोड़ा ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सच्चाई होती है। बच्चा रोता है लेकिन माँ अपने सामने उसको चीरा लगवाती है, उसका ऑपरेशन कराती है, क्योंकि वो घाव ठीक हो जाता है। लेकिन पत्रकारिता में ऐसा नहीं है, अगर आपने चीरा लगा दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। सभी सरकारें ये कहती रहती हैं कि हम पत्रकारों के लिए सुरक्षा एक्ट बनाएंगे, प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, लेकिन पत्रकारों के लिए नहीं बना। पुलिस जो जनता के प्रोटेक्शन के लिए है वो अपने लिए प्रोटेक्शन एक्ट मांगने लगी। तो मित्रों, सुरक्षा एक्ट बनना बहुत दूर की कौड़ी है। मैं आज अपने सभी बिरादरी के भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सुरक्षा एक्ट में अगर हम चाहें कि हर पत्रकार को एक सुरक्षा कार्ड दे दिया जाए, जैसे कई राज्यों में हर विधायक को सुरक्षा कार्ड दिया गया है, एक बंदूक वाला या स्ट्रेंजर वाला बॉडीगार्ड दे दिया गया, ऐसे हर पत्रकार को भी किया जा सकता। लेकिन हमारे पास उसका एक सॉल्यूशन है, हमने उसका विकल्प सरकार को सिखाया है कि आप तो एक लाइन का एक प्रावधान जोड़ दें कि पत्रकार के साथ अगर हमला होगा, अगर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, उसको अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो उस धारा को गैर जमानती आप घोषित कर दें। जैसे आपने हरिजन एक्ट में किया है, जैसे आपने महिला एक्ट में किया है, आप उस धारा को गैर जमानती घोषित कर दें। 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जमानत नहीं दी जाएगी। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई भी ऐसी हिम्मत करेगा कि वो पत्रकार पर हमला करे, पत्रकार अपने आप से सुरक्षित हो जाए। और अगर पत्रकार ये गलती करे, हमने उसमें ये भी सुझाव दिया है, अगर पत्रकार वही अपराध करता है, यानी कलम के साथ साथ आपने देखा होगा कई बार पत्रकार को पिस्टल लेके भी चलते हैं, कई बंदूक लेके भी चलते हैं, कई प्रदेशों में ऐसी पत्रकारिता भी होती है, बिहार में लोग बैठे हुए हैं। तो मित्रों, उसके प्रति भी इसी धारा का उपयोग किया जाए। यानी हम कोई स्पेशलिटी नहीं चाहते पत्रकारों के लिए, हम चाहते हैं कि वो निर्भय होकर के, निडर होकर के अपना काम कर सके। कई राज्यों में आपने देखा होगा पत्रकार वही बनता है जिसके पास सुविधाओं की कमी होती है। भले पेट वाले का भी पत्रकार नहीं है, एक डिग्री वाला पत्रकार नहीं बनता। पत्रकार वही बनता है जिसके पास सुविधाओं की कमी होगी और उसने उस दर्द को पिया होगा, उस दर्द को झेला होगा तो आम जनता झेलती है और उसको एविडेंस करने के लिए वो पत्रकार बनता है। तो पत्रकारों के लिए आवाज की व्यवस्था होना चाहिए। कई राज्यों में कई राज्यों में ये लागू है कि शासकीय आवास जो होते हैं उसमें 2 से 5% कोटा पत्रकारों के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, इसे लेकर के दिनों तक लागू होता है और पत्रकारों को आवास आवंटित किए जाते हैं सस्ती दरों के किराए पर। उसके बाद सरकार जैसे संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है उनके भवन के लिए या उनके रहने के लिए। ऐसे ही पत्रकारों की आवासीय समितियों को
जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको सरकार सरकारी जमीनें सस्ती दरों पर दे और उनके आवास में। मैं एक तेलंगाना का आपको बताना चाहता हूँ, तेलंगाना सरकार ने आज से 15 साल पहले किया था कि पत्रकारों को सरकारी जमीन सस्ती दरों पर, यानी इतनी सस्ती दर पर कि 1 रुपए फीट पर मुहैया कराए। अब उसके बाद पत्रकारों ने कहा कि हमारे पास बनाने के लिए पैसे नहीं है, हम मकान कैसे बनाएं? चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने कहा चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार अपनी गारंटी पे आपको हाउस लोन दिलवाएगी और इस हाउस लोन की किस्तें हम जो आपको विज्ञापन देंगे उस पैसे में से अदा करें। तो जब एक सरकार कर सकती है तो क्या बाकी सरकारें नहीं कर सकती? और ईमानदारी से इस नीति का पालन होना चाहिए। मैं उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाएं और पत्रकारों के आवास के लिए वो चिंता करें। पत्रकारों को आयुष्मान योजना लागू हुई भारत सरकार की, पत्रकार गरीबी रेखा में नहीं आता, वो आयुष्मान में नहीं आता, तो कम से कम भारत के अधिकांश राज्यों में पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लागू है। मेरे मध्य प्रदेश में जहां मैं रहता हूं 15% प्रीमियम पत्रकार देता है, 85% प्रीमियम सरकार भरती है। यानी अगर आप 5 लाख का मेडिक्लेम कराते हैं तो उसका प्रीमियम कम से कम 50,000 होगा, जिसमें 85% सरकार भरती है और 15% हम भरते हैं। और उसमें माता पिता, पत्नी, पुत्र, आश्रित लोग सभी शामिल रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मेडिक्लेम पॉलिसी की लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। मेरा ये सरकार से आयुष्मान हमारे यहाँ लागू, सभी पे लागू आयुष्मान। हमारे यहाँ गरीबी रेखा, बीडी, हर बहुत अच्छी बात है। तो कई बातें हैं, कल अभी हम लोग यहाँ पर हैं और संगत शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस देवभूमि में हमें आने का मौका दिया। तो मित्रों, चुनौतियों से भी हम नहीं हारते, क्योंकि हम जानते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, हम जानते हैं कि दिन से पहले भी कभी सूर्य निकल आता है। अभी देखिए क्या 8 बजे तक सूर्य के दर्शन नहीं होते, गर्मियों में 5:30 बजे सूर्य निकल आता है। पत्रकारिता पर दिन से पहले भी कभी सूर्य निकल आता है, रात से पहले भी कभी दीप जल जाता है। इस तरह से भी कभी लेती है करवट ये धरती, हम बदल पाते नहीं, वक्त बदल जाता है। योजना लागू हर एक